अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल राजन सिंह बेदी के बारे में बात करेंगे और उनके अफसाना गरम कोट को हम लोग कंप्लीट रीड करने वाले हैं। यह सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बात करेंगे हम लोग राजन सिंह बेदी के बारे में। तो सबसे पहले चीज याद रखेंगे, राजन सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है। तो याद रखना है, राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। राजन सिंह बेदी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। राजन सिंह बेदी तहसील डस्का, जिला सियालकोट में एक गरीब घराने में 1915 ईस्वी में पैदा हुई। यानी सियालकोट में 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए और 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद DAO कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट किया। 1932 में तालिब इल्मी के जमाने में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियां लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से मुस्तफा होकर चंद माह मरकजी हुकूमत की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। तकसीम हिंद के बाद 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल के अंदर इस्तीफा देकर बंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के कुल 6 मजमूए शाये हुए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुल 6 मजमूए शाये हुए। यानी राजन सिंह बेदी के अफसानवी मजमुओं की तादाद कितनी है? तो 6। पहला आपका हो जाएगा दाना और दाम 1936, ग्रहण 1942, आजादी से पहले शाये हो चुके थे। कोक जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974, मुक्ति बोध 1982। आजादी के बाद मंजरे आम पर आए। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीजें और 7 खेल भी शाये हुए। बेजान चीजें 1943 और 7 खेल 1974। राजन सिंह बेदी का नॉवेल्ट एक चादर मैली सी 1962 उनकी तसनीफात में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। इन्हें 1965 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1972 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का खिताब अता किया। 1978 में मोदी गालिब अवार्ड दिया गया। इसके अलावा कई रियासती अकादमियों से भी उन्हें इनामत और एजाजात मिले। राजन सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मकबूल हुए। राजन सिंह बेदी को किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी में कमाल हासिल था। वो सही मानों में एक हकीकत निगार थे। अगरचे उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा वह कदर अव्वल की चीज है। बेदी किसी फैशन या फार्मूले के पाबंद नहीं थे। उनके अफसानों में मुशाहिदे और तखय्युल की आमेजिश मिलती है। इंसानी नफ्सियात पर गहरी नजर की वजह से उनके किरदार सिर्फ स्याह सफेद के खानों में बंद नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी की पेचीदगियों की जीती जागती तस्वीरें पेश करते हैं। बेदी की कहानियों में रमजियत, इस्तिआराती मानवियत और असातीरी फिजा होती है। इनके किरदार अक्सर व बेशतर महज ज़मान व मकान के निज़ाम में मुक़य्यद नहीं रहते, बल्कि अपने जिस्म की हुदूद से निकलकर हजारों लाखों बरसों की इंसान की जुबान बोलते हैं। यूं तो उनके यहाँ हर तरह के किरदार मिलते हैं, लेकिन औरत के तस्वुर को उनके यहाँ मरकजियत हासिल है। औरत जो माँ भी है, महबूबा भी, बीवी भी और बहन भी। उनके यहाँ ना तो कृष्ण चंद्र जैसी रोमानियत है और ना मंटू जैसी बेबाकी, बल्कि उनका फन जिंदगी की छोटी बड़ी सच्चाइयों का फन है। फन पर तवज्जो बेदी की मिजाज की खुसूसियत है। इनके अफसानों में जज्बात की तेजी के बजाय ख्यालात और वाकयात की धीमी लहर मिलती है, जिसके पीछे जिंदगी की गहरी मानवियत है। गरम कोट
एक गरीब किसान के कोट ना खरीद सकने की कश्मकश और घरेलू प्यार मोहब्बत की पुरलुत्फ कहानी है। तो आइए रीड करते हैं अफसाना गरम कोट को। मैंने देखा कि मेहराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा उम्दा सूट आवेजा थे। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल होता है कि मेरा अपना गरम कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गरम कोट जरूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे के तफरीह कल में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है कि मुझे गरम कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब सुनता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे समंदे तखय्युल पर ताजियाना लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ, यानी वो पहले से कहीं ज्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली कलर को अपनी बहुत सी जरूरियात तर्क करना पड़ती है और उन्हें जिगर तक पहुंची हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झोटा पहनना पड़ता है। ये गरम कोट मैंने पारसाल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मुरांजना एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकले सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे ब्रांजा एंड कोका लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मगर मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरीह क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली से गुजरा। इस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 रुपए का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। इस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी जात कुछ भली मालूम होती है। इस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और साड़ियां चंद साल से हुरैरा गैर एंथू खैरा सूट पहनने लगा था। मैंने सुना है कि गुज़श्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल भी बहुत ज्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे इफलास का बदीही सबूत है। वरना जो लोग सचमुच अमीर है, ऐसी शान शौकत और ज़ाहिरी तकल्लुफात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपए में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट को बटन पकड़कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने से कासिर रहे। मुझे तो इस वक्त अपना वह कोट भी सरासर तकल्लुफ नजर आने लगा। ऐसा क्यों? मैंने कहा, जो शख्स हकीकतन अमीर हो वह जाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हो उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज में तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था? मैंने घबरा कर जाती तज्जिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरी मुंतजिर थी। आटा गूंथते हुए उसने आग फूंकनी शुरू की। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफा लकड़ियां गीली भेजी थी। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज्यादा फूके मारने से गीली लकड़ियों में से ज्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गई, उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह। मैंने कहा, इन पूर्णम आंखों के लिए मंगल सिंह, तो क्या मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं? बहुत तगोदो के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगी। आखिर इन पूर्णम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी आवाज से कहा, हाँ सी दो, यहां से सी दूं। अगर कोई एक आध तार निकाल कर रफू कर दूं तो क्या कहने? कोट को उतारते हुए शम्मी बोली, अस्तर को तो मोई टिड्डियां चाट रही हैं, नकली रेशम का है न देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने के बजाय तुम मेरे
पास बैठो शम्मी। शम्मी देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूं, काम तुम इस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया, बोली मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूं। उसे मरम्मत करने में इस ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती, आंखें दुखने लगती हैं। आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंख, इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं, वेस्टर्न के थानों के पान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पशपामिनी भागती हुई कहीं से आई। आते ही बरामदे में नाचने लगी और गाने लगी। उसकी हरकत कथा कली मधुरा मुद्रा से ज्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुए पशपामिनी ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया। बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी बहन जी उस्तानी ने कहा था मेरे मेज पोश के लिए 2 सूती लाना। गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी, गुनिया नाप के लिए और गर्म कपड़ा। चूंकि इस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जले को हर वक्त कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से उन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूं। वो पशपामिनी का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंख लाल करते हुआ कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो अभी किसी तरह, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती हो। तुम्हारी आंखें, हाँ याद आया, देखो तो पशपामिनी कैसे रो रही है। पोपी बिटिया इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। 2 सूती, गुनिया नाप के लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नन्ना भी तो ट्राइसिकल का राग उलाटता गुब्बारे के लिए मचलता सो गया। उसे गुब्बारा ना ले दूंगी तो मेरा कोट सिल जाएगा ना। कितना रोया होगा बेचारा शम्मी। कहाँ है बच्चों? बच्चों आ गए आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखी। अचानक रसोई की तरफ मेरी नजर उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थी और उधर शम्मी की आंखें भी 2 चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थी। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वह शहतूत के डंडे जल नहीं और खोखा। शम्मी ने कहा, और उपले? जी हाँ, उपले भी। मंगल सिंह देवता है शायद। मैं भी जल्द ही गर्म कोट के लिए अच्छा सा वेस्टर्न खरीद लूं ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले महीने जरूर। जी हाँ, जब सर्दी गुजर जाएगी। पशपामनी ने कई चीजें लिखवाई। 2 सूती बुनिया पान के लिए, गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा डीएमसी के गोले, गोटे की मगजी और इमरतियां और बहुत से गुलाब जामुन। मोई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज था। मैं चाहता था कि यूनानी दवाखाने से त्रिफल जमानी का एक डिब्बा भी ला सकूं, दूध के साथ थोड़ा सा खाकर सो जाया करूं। मगर मोई पुष्पा ने उसके लिए गुंजाइश ही कहां रखी थी। और जब पुष्पामनी ने कहा गुलाब जामुन तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, सबसे जरूरी चीज तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा जहां सीढ़ियों में बाहर जिम्मेदार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है। पुष्पा से कहूंगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओह, इस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा, बच्चों भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसिकल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मरतबा अपने आप से सवाल किया, त्रिफल जमानी। शम्मी बच्चों को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चों बेटी का ट्राइसिकल ले दूंगी अगले महीने। बच्चों बेटी सारा दिन चिल्लाया करेगी ट्राइसिकल। पोपी मुन्ना कुछ नहीं लेगा। बच्चों चिल्लाया करेगी और पोपी मुन्ना नहीं लेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसिकल के लिए 6-7 रुपए जेब में ना हो मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। खामखा अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। इस वक्त शम्मी बेल्जियमी आईने की बेजवी टुकड़े के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैंने चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानूं। तुम कह रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलादार की बीवी के यहां जाऊं तो दंग रह जाए।
नहीं तो। शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों से प्यार करते तो कभी का गर्म। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हाँ, जब सर्दी। फिर मैं अपनी हसीन दुनिया को, जिसकी तखलीक पर महज 10 रुपए सर्फ होने थे, तस्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर्जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीम जेंटलमैन की गर्दन निकटाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच मुफलिस हो गए हैं। इस महीने न मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपने तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शम्मी की काफूरी सफेद सूट में मलबूस ज़हनी तस्वीर को कांटे पहना कर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे कसरत अकसाम के बायस एक भी मुंतखब ना कर सका। इस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया। वह तफरीक क्लब से, जो दरअसल प्रेल क्लब थी, 15 रुपए जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थीं तो कुछ ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपए के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पेबंद बहुत ही नामौजू दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब, यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और रुपए के बराबर कोट के रंग का पेबंद देख लिया। उसका भी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यज़दानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और समता सिंह ने बारहा मुझसे कहा कि वह रफ़ात ज़हनी की ज्यादा परवाह करते हैं और वस्ट्रेट की कम। मुझसे कोई पूछे कि मैं वस्ट्रेट की ज्यादा परवाह करता हूँ या रफ़ात ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नजर से ओझल ना हो गया, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वस्ट्रेट को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पामणि के लिए गुलाब जामुन और मिर्तियां खरीदनी चाहिए। कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही न जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते रोगन में कचौरियां खूब फूल रही थी। मेरे मुंह में पानी भर आया। इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पामणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और त्रिफल जमाने के ख्याल के बावजूद मैं सफेद पत्थर की मेज पर कोहनियां टिकाकर बहुत रगबत से कचौरियां खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट के अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टेडियां चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर इस जगह मरांजा एंड कंपनी का लेबल लिखा हुआ था। मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हे में यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भीड़ अपनी खूबसूरत मुलायम सी ऊंट उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया। खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचौरियों की मैं से आतशी सुर्ख इमरतियां जिगर पर दाग लगा रहती और जहन में पुष्पामणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग के रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक माल गाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन, जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर इस वक्त करीब की सॉल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर और टाइम लगाकर लौट रहे थे। सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे। मैंने पुष्पामणि के लिए गोटे की मगजी 2 सुत्ती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकारे कांटे खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है। किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई। जी तो चाहता कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़फोड़ कर रख दूं, मगर पानी में कश्ती रहा। लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से ऊपर बारी दबाव ले लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा, निहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पामणि और बच्चू नन्ना बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जान कोयलों को
तापती हुई कई मरतबा ऊँघी और कई मरतबा चौंकी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने जो चोर जेब के अंदर हाथ डाला, लेवल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खूंटे पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोए हुए बच्चों को और खूंटे पर लटके हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगैर ना होती। यज़दानी और संता सिंह तफरीह क्लब में अप्रैल खेल रहे थे। उन्होंने दो दो घूंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसलिए मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट उससे मुझे पिला दिया। शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं है, या शायद इसलिए कि वो रिफात ज़हनी की वसत से ज्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफेद सूट पहने हुए देखकर ना आता तो शायद अप्रैल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी न चाहता। मैंने कहा, काश मेरी जेब में भी 1-2 रुपए होते, क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता। मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यज़दानी और संता सिंह निहायत उम्दा वस्ट्रेट के सूट पहने नेक आलिम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलिम कह रहा था कि वह तफरीह क्लब को अप्रैल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, भी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नजदीक गुनाह है। इस हिसाब से तो अप्रैल खेलने के लिए तो उसे अपने ग्रह से दाम देने चाहिए ही। अंदरूनी केसा बाएं निचली जेब कोट में पुष्ट की तरफ से मुझे कोई कागज सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाएं जेब के सुराख के नजदीक जा निकाला। वह 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब के तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम के लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक व्रेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तखलीक में 10 रुपए से ऊपर एक दुमड़ी की भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीजों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज छीन कर पोजे पोजे कर दिए और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा। न तखय्युल इतना रंगीन है, न महरूमी से इतना दुख पहुंचे। फिर मैंने कहा, एक बात शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम न हो जाए। तुम्हारे खेमों पड़ोसन बाहर जा रही, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीजें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोटे, मगजी और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन जरूर लाना, जरूर। शम्मी ने खेमों के साथ जाना मंजूर कर लिया और शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक वो सूट पहना जो उसे जहेज में माँ बाप ने दिया था। बच्चों की शोर गुवा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन में देर तक नन्हे को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वह रसोई से ईंधन की कोलकी, गुस्ल खाने, छत पर सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसिकल लेने गई है, नहीं जाने दो, ट्राइसिकल गंदी चीज होती है। अख थूत, गुब्बारा लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, ई गंदी। मैंने कहा, ओए कोई देखे तो कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पामणि को मैंने गोद में लिया और कहा, पोपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भर के खाएगा ना। उसके मुंह में पानी भर आया। वो गोद से उतर पड़ी और बोली, ऐसा मालूम होता जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूँ। बच्चा रोता रहा। पुष्पामणि कथकली मुद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे सामने परवाज से कौन रोक सकता है? मेरे तखय्युल परवाज से कौन रोक सकता था? कहीं मेरे तखय्युल के किले जमीन पर ना आ रही। इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था कि शम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड के निकल पर होगी, अब गंदे अंजन के पास। और एक निहायत धीमी आवाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपए खेमों से उधार लेकर भी खर्च कर डाले। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चों, पूपी मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ न था। उसने मेज पर बंडल खोला। वह मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वस्टेड था। पुष्पामणि ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से चपत उसके मुंह पर लगा दी। वस्टेड का मतलब होता है कपड़ा जो चिकने लंबे ऊन से बुना जाता है, अंग्रेजी में वस्टेड। आवेजा यानी लटके हुए, गुरेज करना, बचना, दूर रहना, हाथ तंग होना, रुपए की कमी होना। समंदर तखय्युल पर ताजियाना ख्यालात के घोड़े को कोड़ा लगाना, यानी नए नए और दूर दूर के ख्याल।
पैदा करना। बोसीदगी यानी पुराना, तर्क करना, छोड़ देना, पारसाल, गुज़श्ता साल। महंगा रोए एक बार यानी महंगा अच्छा होता है, ज्यादा मोल का बार एक बार उठाना। सस्ता रोए बार बार पड़ता है। सस्ता माल हमेशा मरम्मत तलब होता है। इरादतन इरादा करके, जानबूझ, मायूब, ऐबदार। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मामूली आदमी। बदी बिल्कुल जाहिर वह बात जो सबूत की मोहताज ना हो। चंदा इतना। पाए तकमील तक पहुंचाना, पूरा करना, कासिर रहना, नाकाम रहना। तकल्लुफ बनावट। तज्जिया गौर करना, तगोदो मेहनत, भाग दौड़। शाना यानी कंधा, रफू करना, कपड़े के सुराख को बंद करना। जान मारनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कथक कली नाच की एक किस्म, मुद्रा नाच का भाव। कैफ अंगेज लज्जत पैदा करने वाला। दो सूती किस्म का कपड़ा, गुनिया एक आला जिससे फासला नापा जाता है। काफूरी रंग, मीनाकार, कांटा। ब्लेजर दायमी हमेशा रहने वाला। कलसा बर्तन, पुचकारना, लाड से बातें करना। बैजवी अंडे की शक्ल, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तखलीक यानी पैदा करना। जी इज्जत इज्जत वाला। लहीम शहीम मोटा ताजा, कोल की इधर रखने की जगह। अपर बारी दो आप, पंजाब की एक नहर। मुकल्लफ कल्फ दिया हुआ। पुख्ता कारी यानी पुख्तगी, अकसाम किस्म की जमा। बशाशत यानी ताजगी चेहरे या मिजाज की। रिफात जहनी ख्याल की बुलंदी। पुश्त यानी पीठ। मुतगैर ना हुई ना बदली के केसा यानी जेब। परवाज यानी उड़ान। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिल करके राजन सिंह बेदी के बारे में पढ़ा और उनके अफसाना गरम कोट को रीड किया। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, इक़्तिबास आपको मिलता है, साथ ही साथ में राजन सिंह बेदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके।